नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इम्पल्स एंड शो डेट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। बताएं कि इम्पल्स क्या होता है और ये लीनियर मोमेंटम से किस तरह से रिलेट करता है। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। देखिए जब हम बैट से किसी बॉल को शॉट लगाते हैं तो बैट और बॉल के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो कितनी देर के लिए होता है, फॉर अ नैनो सेकंड या फॉर अ सेकंड। ऐसे ही है ना, एक सेकंड के लिए जस्ट बॉल और बैट बैट के साथ बॉल जस्ट टच होती है, ऐसी है। और उसके बाद जब शॉट लगती है तो बॉल वो इतनी दूर तक चली जाती है। तो ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है बॉल पे, ये लार्ज फोर्स है लेकिन बहुत थोड़े से टाइम के लिए बैट और बॉल में कनेक्शन रहा है। तो लार्ज फोर्स अप्लाई हुई है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी को धक्का मारते हैं तो उसकी बैक और आपके हाथ के दरमियान कनेक्शन कितनी देर के लिए रहता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। और अब फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो बंदा अगला जो है वो दूर जा गिरता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इम्पल्स, व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी को व्हेन अ लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। I = F × T, ये इम्पल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कहते हैं कि ये लीनियर मोमेंटम के साथ किस तरह से रिलेट है। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक रिलेशन निकाला था, F = M में A की जगह VF - VI डिवाइडेड बाई T, और T को अगर मैं इधर F के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या होगा, F × T, और ये MVF - MVI उसी तरह। अब F × T क्या होता है, इम्पल्स, तो F × T की जगह I लिखा, MVF - MVI इसी तरह लिख दिया उसके साथ। तो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है। कि जब मैं किसी को ऐसे धक्का मारूंगा तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, ये भी हमारे पास इम्पल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से इम्पल्स जो है वो लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। कुछ कंडीशंस होते हैं कि जिसमें ये लॉ यूजफुल होता है हालांकि वो सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता। ऐसे कौन से सिस्टम है भाई, तो देखिए सबसे पहले उसने पूछा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है। अब ये कैसे, देखिए अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें इनिशियल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है अगर वो दोनों सेम रहते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जिसमें जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो कंजर्व रह रहा है। ठीक है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, जैसे एयर की फ्रिक्शन होगी, वाज़ फॉर्म जो ग्रेविटेशन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो भी एज एक्सटर्नल फोर्स हम इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और उसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये हमने कांस्टेंट टेम्परेचर इसको दिया है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको रखा है, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा नहीं इसमें हो रहा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसमें अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स जो हैं उससे भी टकरा रहे हैं, लेकिन इन पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इन पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, अब ऐसे सिस्टम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। ठीक है,
यही होती है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, पहले आइसोलेटेड सिस्टम की ये डेफिनेशन ले आती है, द सिस्टम विच इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखें कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे होल्ड करता है, बाकियों पे नहीं करता। अब क्यों इस तरह से है? देखिए, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ना हो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम ना हो तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगी तो वो सिस्टम का जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है वो चेंज कर देंगी। जब मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। हालांकि हम तो कहते हैं इस लॉ में कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम ना हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगी जिसकी वजह से मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके हो गया। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि व्हेन सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, कुछ ऐसे फिनोमेनास होते हैं कि जिसमें जो सिस्टम है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता। ये लॉ फिर भी उसमें यूजफुल है। ठीक है, वो कौन से हैं, वो कौन सी कंडीशन है? लॉ इज यूजफुल इफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैव नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्सेस। अगर जो एक्सटर्नल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो इंटरनल फोर्सेस की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है तो फिर हमारे पास ये लॉ यूजफुल है उन सिस्टम पे, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन ऑफ शेल। आपको पता है शेल जब एक्सप्लोड करता है, मैंने ऐसे शेल को फेंका और वो ऊपर जाके फट गया। अब जो शेल की जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वो फट गया है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है, जैसे ग्रेविटी की फोर्स होगी, जैसे एयर फ्रिक्शन वगैरह होगी, एयर रेजिस्टेंस की उस पर फोर्स होगी, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू इट्स इंटरनल फोर्सेस। तो उस शेल की जो इंटरनल फोर्सेस फट गया है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रही हैं। अब इसको इस ऐसे सिस्टम को भी हम आइसोलेटेड ही कंसीडर करते हैं और हम इसमें भी कहते हैं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। फायरिंग ऑफ बुलेट, जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इंटरनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है जबकि एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। ठीक है, जो लग रही होती है एक्चुअल केसेस में। तो इसको भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटरनल फोर्स के मैग्नीट्यूड की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इतना यानी कम होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक को लिए दोनों में डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, गिव प्लॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। कहता है बताएं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है। बाउंसिंग बॉल के जरिए से आपने एग्जाम्पल देनी है और कुछ प्लॉसिबल रीजन भी देनी है कि मोस्ट केसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन हम देख चुके हैं कि द इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ये ऐसे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल बाउंसिंग बॉल के जरिए से इसकी एग्जांपल आपने देनी है कि हमारे पास अगर एक मार्बल फ्लोर है, कोई भी मार्बल फ्लोर है और ये हार्ड बॉल है जो हम ऊपर से फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकी और ये इस मार्बल फ्लोर से टकरा के, ये इस मार्बल फ्लोर से जब टकरा के इतनी हाइट पर दोबारा वापस आई, इतनी हाइट पर दोबारा वापस आ जाती है, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। फिर से इसको देखें कि अगर हमारे पास एक बॉल है जो मार्बल फ्लोर से टकराई और टकराने के बाद जिस हाइट से हमने फेंकी थी तकरीबन सेम उसी हाइट पर वापस आई, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है, आने की भी वही काइनेटिक एनर्जी, जाने की भी वही काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे सैंडी सा फ्लोर है, सैंडी सा फ्लोर है, ठीक है, रफ सा फ्लोर है, अब उस पर जब हमने क्या किया, एक बॉल को फेंका तो वो बॉल
इस सैंडी फ्लोर से टकराया, लेकिन टकराने के बाद सिर्फ इतनी हाइट पर वापस आया, सिर्फ इतनी हाइट पर वापस आया, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। आने की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल और जाने की काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ये दोनों इक्वल नहीं है, आने की ज़्यादा है, जाने की कम है। तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहे आने की और जाने की, तो ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये थी बाउंसिंग बॉल की एग्जाम्पल। सेम हाइट पर जाए तो इलास्टिक कोलिजन, सेम हाइट पर ना जाए टकराने के बाद बॉल, तो फिर ये इन इलास्टिक कोलिजन होगी। लेकिन यहां पर याद रखें कि कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होती। यानी जब हम यहां से बॉल को फेंकते हैं ना, तो टकरा के वापस तो आती है, लेकिन तकरीबन सेम हाइट पर, एग्जैक्टली सेम हाइट पर वापस नहीं आती, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो ही जाता है। अब वो एनर्जी का लॉस क्यों होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा, ठीक है, जो फ्लोर के और बॉल के टकराने के दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, कुछ साउंड एनर्जी हो जाएगी, कुछ हीट एनर्जी हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर भी जब बॉल टकरा के वापस जाती है तो सेम हाइट पर नहीं जाती। क्यों? एनर्जी लॉसेज होते हैं। अब एनर्जी लॉसेस क्यों होते हैं? जैसे अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं? भाई साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसमें कुछ लॉस हो जाएगा। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जब ये फर्श के साथ रगड़ खाएगा, तो हीट एनर्जी, ये प्लासिबल रीजन है, ठीक है, जो उसने पूछी हुई थी। और फ्रिक्शन, हमारे पास फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है, किसकी? फ्लोर की वजह से। जैसे जैसे ही वो फ्लोर के साथ, सैंडी फ्लोर के साथ टकराएगा, तो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा ना उसको, जिसकी वजह से वो वापस सेम हाइट पर नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास क्या है? ये प्लासिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से बॉल टकराने के बाद उसी हाइट पर, उसी सेम हाइट पर नहीं आता। ठीक हो गया? तो इसके बाद एक और आखिरी रीजन एक और भी होती है कि डीफॉर्मेशन। जब बॉल टकराती है ना ज़मीन के साथ, तो कुछ देर के लिए ऐसे डिफॉर्म हो जाती हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस वहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल दोबारा सेम हाइट पर नहीं आ सकती। तो ये थी हमारे पास कुछ प्लॉसिबल रीजंस इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक हो गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Explain what is meant by projectile motion. Derive the expressions for the time of flight and range of projectile. आपने बताना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है, उनके मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने हैं। Show that the range of projectile is maximum when projectile is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal. अगर हम हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री के एंगल आके एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, तो उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। कैसे होगी ये भी आपने बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया है। वहाँ पर आपको इन सब के आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि वो वाली वीडियो इस शार्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पर स्पीड मैक्सिमम होती है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर स्पीड मिनिमम होती है, ठीक है। तो वो देखते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये एक फुटबॉल है और फुटबॉल को मैं यहाँ से किक लगाऊं तो वो कुछ इस तरह की मोशन करता हुआ ऐसे आगे जाएगा, ऐसे ही है। अब इस पूरी मोशन में फुटबॉल को जब मैंने किक लगाई है तो कहाँ पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रही है। तो देखिए 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम थी। एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पर जब उसको किक लगाई है तो फुटबॉल को हम एज ए प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं, तो उस प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और एक जैसे ही वो लैंड कर रहा है ज़मीन के ऊपर, यानी कि दोबारा यहाँ से घूम के ज़मीन पे टकराने से पहले एक उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कौन से?
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट जस्ट टू हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट करने से जस्ट पहले का जो ऐसे ये पॉइंट होता है, यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब मिनिमम क्या कब होगी, यहां पर भी मैक्सिमम, यहां पर भी मैक्सिमम स्पीड और यहां पर भी मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम कहां पर होगी वो चीज देखते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी, स्पीड मिनिमम होगी, मिनिमम स्पीड। अब देखिए जब सही हाइट पर जाएगा, सही हाइट पर जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, हम कहते हैं नियर अप्रोचेस टू जीरो होगी। यानी देखें यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीरो, और फिर यहाँ पर ज़्यादा 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 ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी क्या होगी, मिनिमम स्पीड होगी, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी। और यही दो चीजें उसने पूछी हुई थी। ठीक है, मिनिमम स्पीड क्या होगी, एट मैक्सिमम हाइट के ऊपर। लास्ट चार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एमसीक्यूज पे बेस करता है कि व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। द पाथ फॉलोड बाय एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल कौन से होते हैं, जो अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं। अब जिस पाथ से वो मूव करते हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं, उनकी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू बॉडी सिस्टम अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, द बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको सारी समझ आ गए होंगे। अभी भी अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।